आप सब लोग एक भूत जो है उसके शिकार हो। कौन सा भूत है ये? एपिलेप्सी। आपको पता है एपिलेप्सी क्या है? पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चे को वो सिर्फ ट्विचेस आती है मसल की, लेकिन माँ अपना डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से, क्योंकि उसने कंप्यूटर में गूगल में पढ़ा हुआ है या तो जीपी ने या दोस्त ने किसी ने बताया हुआ है कि इसको बोलते हैं एपिलेप्सी। तो आप जाके पीडियाट्रिशियन को मिलते हो या न्यूरोलॉजिस्ट को मिलते हो, तब आप डिस्क्राइब कर दो कि मेरे बच्चे को एपिलेप्सी होती है। डॉक्टर के पास 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो आपको वो एपिलेप्सी की दवा दे देते हैं। हकीकत ये है कि जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा जिसको आकड़ी जैसा आप बोलते हैं लगता है कि वो उसको एपिलेप्सी है। और आप एपिलेप्सी की दवा देना शुरू करते हो तो आपको मालूम है आपका बच्चा बहुत टाइम, बहुत घंटे दिन में सोया करता है। तो अगर बच्चे का ब्रेन कंटिन्यूअसली सोते रहेगा तो डेवलपमेंट बॉडी की और ब्रेन की कैसे हो सकती है? फिर बच्चा कैसे भूखा है तो खाना दो या प्यास लगी है तो पानी दो बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। और जब आप भी खाना देने को जाओगे तो बच्चा मुंह यूं कर लेगा, और बच्चा मुंह यूं करेगा तो आप ठूसते रहोगे मुंह में। तो मेहरबानी करके एक चीज ध्यान में रखो कि उसको आकड़ी क्यों आती है। पहली बार जब आप उनको खिलाते हो तो ऐसे सुला देते हो अपने लैप में और सुला के खाना ठूसते रहते हो चम्मच से। नहीं, बच्चे को बीन बैग में बिठाओ। अगर बच्चा जमीन पे बैठ सकता है तो जमीन पे बुद्धा पोजिशन में बिठाओ और फिर खाना दो, तो खाना नीचे जाएगा, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने का चांस कम हो जाता है। क्योंकि आप खुद सो जाओ और खाना खाओ, आप देखो क्या होने वाला है। आप खा सकते हो, क्यों? आप बैठ के खाते हो, तो बच्चे ने भी बैठ के खाना। बच्चा बैठता नहीं है तो आपने बच्चे को सपोर्ट करके बिठाना है अपने लैप के बीच में और खाना देना है। तो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में खाना नहीं जाएगा तो उसको आकड़ी नहीं आएगी, क्योंकि वो श्वास के लिए तड़प रहा है। आपका बच्चा श्वास के लिए तड़प रहा है और आपको लगता है आकड़ी आई, और आप इतना बड़ा हेवोक करते हो और हमारी टीम को भी बहुत बार परेशान करते हो आकड़ी आई, जो आपको मालूम नहीं है ये आकड़ी है ही नहीं, ये एपिलेप्सी है ही नहीं। क्योंकि कितनी साइड इफेक्ट है जिसमें बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, आप मेहरबानी करके अपने बच्चे को एंटी एपिलेप्सी और एंटी सीजर की दवा कभी मत दीजिएगा। अगर आप दोगे, मुझे मालूम है बहुत माँ देती है, मैं यहाँ मना करती हूँ और वो देती है घर जाके चुप चुप के, मैडम कहाँ देखने वाली है। लेकिन आप उसमें आपके बच्चे का फायदा नहीं कर रहे हो, अपने बच्चे का नुकसान करते हो। क्योंकि उसका जो स्पीच डेवलपमेंट होना चाहिए, परसेप्चुअल कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होनी चाहिए, वो कुछ नहीं होता है। फॉरगेट अबाउट स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, वो तो लंबे की बात हो गई, लेकिन उसके पहले उसकी बाकी की जो फैकल्टीज है ब्रेन में डेवलप होनी चाहिए, वो नहीं होती है। कई बच्चे हमारे पास में आते हैं जो ब्लाइंड है और माँ छुपाती है, लिखती नहीं है कि मेरा बच्चा ब्लाइंड है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा नहीं देख सकता है। तो बच्चा क्यों नहीं देखता है? आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो बोलते हैं कि ये बच्चे का विजन नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर आपको ये भी बताते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, कि उसका आई का एपरेटस तो नॉर्मल है, लेकिन उसका जो कनेक्शन है ब्रेन के साथ में, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के साथ में, वो एस्टैब्लिश नहीं होता है, या तो उसकी जो माइलिन शीथ है वो डेवलप नहीं होती है और उसके ऊपर कफ बैठा हुआ रहता है, म्यूकस बैठा रहता है। और अगर माँ बाप काम करते तो हमारे पास में बहुत सारे बच्चे हैं जिसकी माँ ने बच्चे के पे काम किया और आज वो he is no more blind, the child is no more blind. Number of children, so please talk to the parents of such children who has also got their eyesight, because the mother worked exactly as we wanted the mother to work.
So please, the new mothers with the new children having a problems of the eyesight, आप बहुत मेहनत करिए, बहुत काम करिए, आपका बच्चा अंधा नहीं रहेगा, ब्लाइंड नहीं रहेगा, वो देख पाएगा। मुझे माँ बाप को ये कहना है कि जब आपके बच्चे को आकड़ी आ रही है, ऐसा आपको लगता है, तो आप एक ही चीज करिएगा, हर आधे घंटे में चेस्ट पंपिंग करिएगा। उसको डीप ब्रीदिंग बोलते हैं और आपको मेरी टीम सिखाएगी। ये करने से मसल का जो क्राई है ऑक्सीजन लेने के लिए, कि ब्रेन का जो क्राई है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो चेस्ट पंपिंग से उसको ऑटोमेटिक उसका फेफड़े खुल जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर मिलता है और आकड़ी बंद हो जाती है। और अगर आप ये पीरियोडिकली आधे आधे घंटे में करते रहो और 3 महीना करते रहो, आपके बच्चे की आकड़ी एपिलेप्सी से बंद हो जाएगी। आप खुद एक्सपीरियंस करो, बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो चेस्ट पंपिंग बहुत बहुत जरूरी बात है। और बात जरूरी ये है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आप बीन बैग में बिठाओ या बुद्धा में बिठाओ, लेकिन सुला के मत रखो। वो सुला के रखने से और सुला के खाना मत खिलाओ, उसी से ज्यादातर आकड़ी आती है। माँ बाप को मुझे और एक सेपरेटली फिल्म दिखानी है, और वो फिल्म क्या है कि दूसरे बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास आए हैं, और आपको भी मालूम है कि हम आपसे बोलते हैं कि आपका बच्चा अगर 10 साल का हो गया और आप हमारे पास आए तो आप चाइल्डहुड फोटो दे दो। और जो माँ बाप हमारे पास बच्चा 6 महीने का है, 1 साल का है आए हैं, वो बहुत लकी है, क्योंकि बहुत चीज न होने के लिए हम आपको बता देंगे कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज ये है कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको सबको कॉन्ट्रैक्चर है, आपको मालूम है। आप रोज बच्चे को पैसिव मूवमेंट कराते हैं, आप फुट ऊपर नीचे कराते हो, आप रिस्ट को ऊपर नीचे कराते हो। तो ये पैसिव मूवमेंट करने के बाद में आप देखो बच्चा बड़ा होता है, कॉन्ट्रैक्चर आते रहते हैं, वो फिल्म में आपको पता चलेगा। और हर रोज इलाज कराने के बावजूद, हर रोज डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास ले जाने के बावजूद कॉन्ट्रैक्चर तो वहां का वहां रहता है। थोड़ा कम होगा कॉन्ट्रैक्चर, दूसरे दिन देखोगे तो कॉन्ट्रैक्चर वहां का वहां। फिर आपको थेरेपिस्ट बोलेंगे अभी डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओ या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओ, और वो लोग आपको बताएंगे कॉन्ट्रैक्चर को हमें निकालना चाहिए। कैसे निकालेंगे? या तो हम प्लास्टर कर देंगे, या तो टिनोटमी करेंगे, सर्जरी करेंगे। आप सोचो, सर्जरी करने के बाद में, ये सब माँ बाप को पूछो कि सर्जरी करने के बाद में, बोटॉक्स देने के बाद में, प्लास्टर देने के बाद में कभी भी कॉन्ट्रैक्चर थमे है? कॉन्ट्रैक्चर बनने का थमते नहीं है, कॉन्ट्रैक्चर चालू ही रहता है। वो बच्चा 6 महीने का था, 1 साल का था, इतना कॉन्ट्रैक्चर नहीं था, 2 साल का था, इतना कॉन्ट्रैक्चर, इतना पैर वाकड़ा तेकड़ा नहीं हुआ था। लेकिन बच्चा आपने खड़ा करना शुरू किया, चलाना शुरू किया, तो सीजर गेट आना शुरू हो जाता है। अभी आप खड़े हो जाओ, सीजर में रखो पैर और चलो, आप चल सकते हो। तो अगर आप सीजर में चल नहीं सकते और आपका बच्चा जब सोता है तो सीजर होता है, आपका बच्चा खड़ा करते हो तो सीजर होता है, कॉन्ट्रैक्चर्स है। आप बच्चे को क्लीन करना चाहते हो तो क्लीनिंग भी डिफिकल्ट है, क्योंकि एडाप्टर में स्पास्टिसिटी बहुत आ गई है। और आप ऑपरेशन करने तक जाते हो, ऑपरेशन के बावजूद भी आप देखो जो बड़े हो गए बच्चे, ऑपरेशन के बावजूद भी वो जब बच्चा 12 का 15 का हुआ तो वापस कॉन्ट्रैक्चर है। तो आप कितना टाइम सर्जरी कराओगे, कितनी बार सर्जरी कराओगे? और सर्जरी करने में क्या बच्चे को गुदगुदी होती है? बच्चे को पेन नहीं होता है? तो सर्जरी करके अगर बच्चे को पेन है तो हमें पेन बच्चे को क्यों देना है? ये बच्चे का पेन हमें कम करना है, हम बच्चे की खुशी चाहते हैं। तो आपको जो हम यहाँ व्यायाम दिखाएंगे, वो व्यायाम अगर आप उसी तरह करोगे तो कॉन्ट्रैक्चर बिल्कुल चले जाएंगे, विदाउट स्प्लिंट, विदाउट प्लास्टर, विदाउट सर्जरी, विदाउट बोटॉक्स। समझ में आया? विदाउट ड्रग्स। क्यों? कोई भी ड्रग्स या कोई भी सर्जरी कॉन्ट्रैक्चर को क्यों नहीं रोकती है? तो समझ लो माँ बाप,
जब कॉन्ट्रैक्चर होता है तो क्या होता है, मूवमेंट होना मुश्किल हो जाता है। तो ये मूवमेंट मुश्किल करना ये ब्रेन का गोल है और इसीलिए कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है। अगर आप ये ब्रेन को नया गोल दे दो कि ग्रेविटी के साथ में कैसे कनेक्ट हो जाए, अगर आपने अपने बच्चे को ग्रेविटी के साथ में कनेक्ट कर दिया, उसके ब्रेन और बॉडी को कर दिया कनेक्ट, कॉन्ट्रैक्चर होगा ही नहीं। आप और हमें कभी कॉन्ट्रैक्चर होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि मूवमेंट इज लाइफ एंड वी आर मूविंग कंटिन्यूअसली। सो इफ योर चिल्ड्रन are made to exercise and your child starts running around in your house looking at what is there in this cupboard and what is there in this drawer, and he takes out and pulls out and throw things as we did when we were children. That is what you need to do with your child, and this is possible that आपका बच्चा अगर कॉन्ट्रैक्चर होगा तो उसको निकाल सकते हैं। और बहुत छोटा बच्चा आया 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, हम कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने ही नहीं देंगे। और कॉन्ट्रैक्चर डेवलप नहीं होगा तो ना तो बोटॉक्स की जरूरत है, ना तो स्प्लिंट की जरूरत है, ना तो सर्जरी की जरूरत है। बच्चा अपनी लाइफ एज ए बच्चा जी सकता है कि नहीं। हम बच्चे थे तो हमने खेलना शुरू किया, हम खेलते थे कि नहीं, कि हम रसोई करते थे और या पकाते थे या कुछ पढ़ाई करते थे, नहीं, हम खेलते थे। तो आपके बच्चे को भी खेलना जरूरी है कि नहीं। लेकिन आप अगर बच्चे को ड्रग दोगे, सर्जरी करवाओगे, बोटॉक्स दोगे, मूवमेंट रोकोगे, प्लास्टर दोगे, तो बच्चा खेलेगा कैसे? बच्चा नहीं खेलेगा तो कैसे खुश रहेगा? तो मेरी तो एक ही इच्छा है कि हमारे बच्चे जो हमारे पास राजू लवासा फाउंडेशन में आते हैं, वो बच्चे भी खुश हो, बच्चे खेले, मजा करे, अपना बचपन जिए और माँ बाप के मुंह पे खुशी आ जाए। और ये चीज हम दुनिया भर में करना चाहते हैं। आप लोग मेरे साथ में ज्वाइन हो जाओगे कि हम दुनिया भर के माँ बाप के साथ में ऐसा करें। अगर आप काम करोगे तो मुझे बहुत सारे बच्चे देखने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं। तो हम बहुत सारे बच्चे को देखेंगे और हम बहुत सारे यंग जनरेशन के डॉक्टर को तैयार करेंगे। तो बाकी के बच्चे दुनिया में जो आज रो रहे हैं, उनका रोना हम बंद कर सकते कि नहीं। तो आओ हम मिलके ये चीज करेंगे। आप राजू लवासा फाउंडेशन को ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन होना यानी कि आपको कुछ करना ही नहीं है। ज्वाइन होना यानी एक आप अंदर से डीप रूटेड इच्छा व्यक्त करो, यूनिवर्स सुनेगा कि बाकी दुनिया के बच्चे को भी ये दर्द से, ये प्रॉब्लम से हम निकाल सकते हैं। और उसमें इंडिया लीड करेगा, क्योंकि ये इसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो हम सब मिलके दुनिया बदलेंगे। आओ हम दुनिया बदलेंगे।